ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स। आई एम श्योर कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, एंड यू पीपल आर एंजॉयिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड। आज की हमारी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। बिलाल भाई, थैंक यू सो मच, आई एम डूइंग गुड। और आज ही की कहानी में हम डिस्कस करेंगे शहीद, जिन्हें शहीद कहा जाता है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के पहले टेन्योर को। इसी कहानी में हम देखेंगे कि कैसे नवाज शरीफ, पाकिस्तान के सबसे शरीफ पॉलिटिशियन, कहते हैं दुनिया में दो ही शरीफ लोग हैं, एक नवाज साहब हैं और एक शहबाज साहब हैं। दोनों शुरफा पे भी बात करेंगे और फिर उसके बाद कैसे एक के बाद एक और दूसरे आते गए और हुकूमतें कैसे तब्दील होती रही। आज के लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में ज़िया के बाद से लेके मुशर्रफ तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे इंशाल्लाह, आप उन्हें आसानी से न सिर्फ समझ सकेंगे बल्कि अच्छे से उन्हें हल भी कर सकोगे, अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास बेनजीर है और बेनजीर का पहला दौरे हुकूमत यानी फर्स्ट इरा जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे जो है वो चीजें आगे चलती हैं। पहला टेन्योर बड़ा मजे का टेन्योर था और बेनजीर के पहले टेन्योर में एक कहानी की तरह समझेंगे। और जैसे ही मैं आपके सामने ये सारे पेजेस, पहला पेज मुकम्मल लिख लूंगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करूंगा। हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितने जीनियस ऐसे हैं जिन्हें अभी कभी याद हो चुका है, और क्विज भी साथ ही लेने की कोशिश करूंगा ताकि हमें पता चलता जाए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। इलेक्शंस, जिया के बाद जो है वो प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक तो 17 अगस्त 1988 को जिया की कहानी खत्म हो जाती। लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती और वो कहानी है इलेक्शन की कहानी। इलेक्शन की ये कहानी चलती है और अब की दफा नेशनल असेंबली के लिए और प्रोविंशियल असेंबली के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उनकी तारीख मुकर्रर की जाती है 16 से लेके 19 नवंबर तक, साल 1988। बड़े गुमसान का रन पड़ता है, बड़े जबरदस्त किस्म के इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन के रिजल्ट्स उतने ही चौंका देने वाले हैं जैसे 2024 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स। जैसे आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन हुए थे और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सा लिया था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसमें अक्सरियत हासिल करके अपनी हुकूमत बनाई थी। और जैसे आपने देखा कि ये हुकूमत ज्यादा देर ना चल सकी और 1 से 2 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाती है, क्योंकि ये इनस्टेबल गवर्नमेंट थी। और उसके बाद क्या हुआ वो आगे चल के देखिएगा, लेकिन कुछ ऐसा होने जा रहा है 2024 के इलेक्शंस में, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। मैंने कहा जो इलेक्शंस 2000 1988 के थे, सब हैरान हो गए क्योंकि उन दिनों जो जनरल थे वो जनरल टिक्का खान थे। ये कोई बारबेक्यू वाला टिक्का नहीं, इनका नाम टिक्का खान था। और जनरल टिक्का खान साहब जो हैं वो वो भी इलेक्शन पे खड़े थे। और तो और गुलाम मुस्तफा जतोई, ये कुछ वो नाम हैं जो बड़े फेमस हैं कि कौन से इलेक्शन में ये लोग थे। और पीर साहब ऑफ बगारा जो हैं वो, ये बड़े बड़े लोग जो हैं वो मौजूद थे 1988 के इलेक्शन में। चलिए, दोनों का, गुलाम मुस्तफा जतोई का और पीर साहब ऑफ बगारा का, शिकस्त तो समझ में आ जाता है, लेकिन जनरल टिक्का खान भी इस इलेक्शन में शिकस्त खा जाते हैं। ये 1988 के इलेक्शन की एक शॉकिंग न्यूज थी और इससे हम ही नहीं, तमाम हिस्टोरियन बड़े शौक में चले गए थे कि जनरल टिक्का खान जो है वो कैसे शिकस्त खा सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जनरल अयूब खान साहब, जब उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में 1967 का इलेक्शन जो था उन्होंने जीता था, तो जनरल्स कभी हारे नहीं थे, लेकिन इस इलेक्शन में जनरल
हार गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1988 के इलेक्शंस जीत लेती है और सिंध के अंदर हुकूमत बनाती है। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे दूं, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, और जो आंसर्स हैं वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब यहाँ पे इलेक्शन जीत लेती है, लेकिन सिंध के रूरल एरियाज, यानी उन इलाकों में जहाँ पे भुट्टो अभी तक जिंदा थे, वहां पे जीतती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और MQM इलेक्शंस जीतती है सारे के सारे अर्बन एरियाज के अंदर, यानी सिटीज के अंदर। उस जमाने में हमारे पास जो है वो इस्लामी जमीयत इस्लाम जो है, इसका बड़ा रोल हुआ करता था। इन्होंने IGI ने इलेक्शन जीता 1988 का पंजाब में। और जब IGI की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि IGI की सीटें कितनी थी। हमारे पास जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम जो थे, इनकी सीटें कितनी थी जो इन्होंने जीती थी। नेशनल असेंबली की सीटें जो ये जीत सके थे वो सिर्फ 7 के करीब थे, और प्रोविंशियल असेंबली की सीटें जो थी वो 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें इन्होंने जीती थी 1988 के इलेक्शन में। बेनजीर भुट्टो को नॉमिनेट कर दिया जाता है कि आप पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी 1 दिसंबर को बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली फीमेल वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठाते हैं। और उनका ये हल्फ जो है, जो उनका ऑथ है, ये होता है 1 दिसंबर 1988 को। कहानी में मजीद ट्विस्ट भी आएगा जब आपको अभी पता चलेगा कि बेनजीर भुट्टो तो वजीर आजम थी, तो प्रेसिडेंट कौन था। अब की दफा प्रेसिडेंट जो है वो जीतने ये इलेक्शन में खड़े हुए थे। गुलाम मुस्तफा जतोई ये इलेक्शन में थे, जनरल तिक्का खान, गुलाम मुस्तफा जतोई, पीर साहब ऑफ पेगाड़ा ना, ये बड़े बड़े नाम थे, ठीक है। ये वो सारे के सारे नाम थे। और हमारे पास जो है ये इलेक्शन में खड़े थे। हाँ, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेसिडेंट भी अपना लाना था। प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन की डेट वो आपसे पूछ लेता है 1988 में। कब इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के? 12 दिसंबर 1988। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा ताकतवर नाम लेके आती है इस दफा प्रेसिडेंट के तौर पर। और ये एक CSS पास बंदा, यानी कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का बंदा था, जो उस वक्त इंडियन सिविल सर्विसेज कहलाया करती थी। और ये था गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान जो है, गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे खड़े हो जाते हैं। और जानते हैं इन्हें सपोर्ट कौन करता है? इन्हें सपोर्ट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसके साथ साथ अपोजिशन, यानी इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम भी इसको सपोर्ट करती हैं। गुलाम इसहाक खान के मुकाबले में जो शख्स इलेक्शन पे खड़ा होता है उसका नाम नवाबजादा नसरुल्ला था। नाम इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। नवाबजादा नसरुल्ला जो है मुकाबले पे खड़ा होता है। गुलाम इसहाक खान जो है वो जीत जाता है। गुलाम इसहाक खान को जो वोट मिलते हैं वो 348 थे, जबकि नवाबजादा नसरुल्ला के वोट जो थे काफी कम थे, सिर्फ 91। कहानी में आगे चल के ट्विस्ट तब आता है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ा अजीबो गरीब सा डिसीजन लेती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरअसल बलूचिस्तान के अंदर चलती हुई हुकूमत जो है, बलूचिस्तान में किसी और पार्टी की हुकूमत थी, ये जाते ही गवर्नर राज लागू करते हैं और उस गवर्नमेंट की डिसोल्यूशन कर देते हैं, डिसॉल्व करवा देते हैं। मुल्क के अंदर जमहूरियत को एक बड़ा झटका लगता है। और ये जमहूरियत गिराने वाले कोई और नहीं थे बल्कि जनरल मोहम्मद मूसा थे। और ये नाम इंपॉर्टेंट है कि बलूचिस्तान में किन्होंने गवर्नमेंट को गिराया, डेजोलेशन किया। जनरल मोहम्मद मूसा उन दिनों गवर्नर हुआ करते थे बलूचिस्तान के, और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जीतने के 2 हफ्तों के अंदर अंदर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को चलता किया। मुल्क से जमहूरियत खत्म हुई। लेकिन बलूचिस्तान वाले रुके नहीं, और बलूचिस्तान वाले चले गए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि हमारी हुकूमत को
गिरा दिया जाए। अब की दफा जो है बलूचिस्तान असेंबली ने ये कहा कि जनरल मूसा साहब, ये जो डिसीजन आपने लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे, ये गलत है। आपको ये फैसला रिवर्ट करना पड़ेगा। जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया था, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जनवरी 1989 के अंदर इसको बहाल कर दिया, इस हुकूमत को। यानी बलूचिस्तान में गवर्नमेंट वापस आ जाती है, असेंबलियां बहाल हो जाती हैं। लेकिन बेनजीर भुट्टो के लिए अब एक और मसला था। गुलाम इसहाक खान जो है वो अपनी मनमर्जी कर रहा था, और उसके पास सबसे बड़ी पावर थी 58(2)B। 58(2)B दरअसल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी ताकत हुआ करती थी जो प्रेसिडेंट को ये इख्तियार दिया करता था कि प्रेसिडेंट कभी भी किसी को कहीं पर भी रिमूव कर दे। यानी अगर वजीर आजम साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट की मर्जी के मुताबिक नहीं है, वो वजीर आजम को रिमूव कर दे। अगर सदर चाहता है कि नए इलेक्शन करने हैं, वो रिमूव कर दे। जितने भी डिक्टेटर्स हमारी जिस जमहूरियत को तख्ता उलट के आए, उन्होंने हमेशा 58(2)B का इस्तेमाल किया। मान लो वो खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बना लेते थे 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए। पाकिस्तान के आइन के अंदर ये एक ऐसी तब्दीली थी, और यही ताकत थी गुलाम इसहाक खान के पास। यानी आज का जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है, वो बेचारा बिल्कुल ही फारिग है। उसने तो अपने आपको पता है कि उसको ये बताने के लिए भी कि मेरा हुक्म कोई नहीं मानता, एक्स यानी फॉर्मर ट्विटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे पहले सदर इतना प्रेसिडेंट मजबूत हुआ करता था कि वो वजीर आजम को रिमूव कर दिया करता था। बेनजीर भुट्टो और गुलाम इसहाक खान के दरमियान काफी ज्यादा चपकलश, यानी बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो अब की दफा बनना शुरू हो गई। लेकिन सबसे झटके वाला दिन था 6 अगस्त का। कुछ ऐसा हुआ जिसकी बेनजीर भुट्टो तवक्का भी नहीं कर रही थी कि इसका अपना लाया हुआ गुलाम इसहाक खान ने एक ऐलान किया। और वो ऐलान ये था कि बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को उसने डिसमिस कर दिया। खत्म। 6 अगस्त 1990। अभी हाल ही में तकरीबन 1988 में तो इलेक्शन जीत के आए थे। मुल्क व कौम का ढेर सारा पैसा लगा, लेकिन गुलाम इसहाक खान साहब को शायद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत पसंद नहीं आ सकी। अब की दफा उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया, और वजह करप्शन चार्जेस लगा लिए। अब की दफा गुलाम इसहाक खान साहब जो हैं अपनी मर्जी से एक केयर टेकर पर्सन लेके आते हैं। केयर टेकर पहले जमाने में इतना ताकतवर नहीं था, इस दफा तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान में जिस भी मूवमेंट का नाम लें तो शायद आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, अपनी हंसी नहीं रोक सकेंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बचाने के लिए नहीं आए थे। 11 की 13 के करीब जो ये जमातें इकट्ठी होती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और शेख रशीद की पाकिस्तान अवामी लीग के पाकिस्तान अवामी पार्टी के खिलाफ, जो व्हाट्सएप उसका नाम है, उसके खिलाफ इकट्ठे होते हैं, और सिर्फ इसलिए कि मुल्क में महंगाई का खात्मा करना है। और महंगाई कितनी खत्म होती है ये आपने देखा। केयर टेकर गवर्नमेंट जो गुलाम इसहाक खान लेके आते हैं, उसमें अपनी मर्जी का वो एक वजीर आजम लगाते हैं, और वो है गुलाम मुस्तफ़ा जत्तोई। गुलाम मुस्तफा जतोई के पास उतनी ही ताकत थी जितनी कि आज के वजीर आजम अनवरुल हक काकर के पास है। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब बेनजीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट यहाँ से चले जाती है, और अगली हुकूमत आपके दिलों के वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब बचपन से मासूम और बेइंतहा मेहनत और मोहब्बत करने वाले इंसान। लेकिन उनकी कहानी के लिए हमें अगले पेज पर जाना पड़ेगा, और अगले पेज पर जाने से पहले कितने जीनियस ऐसे हैं जिन्हें ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी याद हो चुके हैं। दे आर रिक्वेस्टेड टू राइट मी इन द चैट बॉक्स, ताकि हम यहाँ से आगे बढ़े और समझने की कोशिश कर सकें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला टेन्योर जो है वो। ग्रेट। चलिए एक क्विज में से गुजरते हैं और देखते हैं कि क्या याद हुआ आपको भी। मुझे जरा बताइएगा कि
ज़ियाउल हक साहब 1988 में उनकी डेथ होती है। डेट कौन सी थी? डेट कौन सी थी? मैडम इंस्टा ने सबसे पहले इसका आंसर लिखा। ग्रेट। इंस्टा ने। ओके। मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे पास IJI थी, उसकी प्रोविंशियल असेंबली में तो सीटें 3 थी। नेशनल असेंबली में कितनी सीटें उसने जीती थी? 7। मुझे ये बताइएगा कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर में आने के कितने हफ्तों के बाद जो है वो गिरा देती है? कितना ड्यूरेशन लेती है और उसके बाद उसको रिमूव कर देती है? 2 वीक्स। मुझे ये बताइएगा कि बेनजीर भुट्टो साहब जो हैं वो तो सपोर्ट कर रहे थे गुलाम इसहाक खान को। इनके मुकाबले में नवाबजादा नसरुल्लाह खान थे। उन्हें वोट कितने मिले थे प्रेसिडेंट से? उनके वोट कितना था? इंटरेस्टिंग। ज्यादातर लोगों को ये सारी की सारी चीजें याद हो गई। कहानी का अगला किरदार, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बिजनेसमैन था, और बिजनेसमैन था क्या, अभी भी है। अब की दफा साल 1990 आ जाता है और इलेक्शन की तैयारियां पूरे जोरों शोर से। अब की दफा कुछ जमातें, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी नवाज शरीफ की खुद अपनी जमात, IJI उलमा कराम की जमात, इन दोनों की दोनों ने मिला और इन्होंने कुछ और जमातों को भी साथ मिला लिया, जिसमें उस वक्त जो है वो एक जमात हुआ करती थी, जमात उलमाए इस्लाम, बल्कि उलमाए पाकिस्तान बन चुकी थी। और उसके बाद जो है वो जमातुल मुशाख। मुशाइख आपको पता है कि उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें दीनी तौर पर इल्म जिनका बड़ा ज्यादा होता है। 4-5 के करीब एक मिनी पीडीएम सा बन जाता है, और ये 1990 में ये एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, और वो आप सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ साहब, यानी पाकिस्तान के चुनतखब वजीर आजम। 1919 के इलेक्शन में एक और जमात बनती है जिसे तहरीक इस्तिकलाल, ये तहरीक निफाज फिकाह जाफरिया कहा जाता है। अगरचे ये बात आपके लेक्चर से हट के है, लेकिन साल 1979 में ईरान में कुछ ऐसा हुआ था कि ईरान के अंदर इस्लामी राज यानी इस्लामी कवानीन आ चुके थे, और वहां से शुरू होती है पाकिस्तान के लिए एक नई जंग, एक नया इम्तहान। पाकिस्तान में सुन्नी, वहाबी, शिया सभी जो है वो मौजूद हैं, लेकिन ईरान अब की दफा चाहता था पाकिस्तान में शियाइज्म को प्रमोट करना, और सऊदी अरेबिया जो है वो ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता था। अगर आप अभी तक ये समझते हो कि शायद ईरान शियाइज्म को इसलिए प्रमोट करना चाहता था कि ईरान इस्लाम का बहुत बड़ा मुबल्लिग है, या सऊदी इसलिए चाहता था कि वो अपने इस्लाम को सपोर्ट करता है, तो ये सब की सब भूल है आपकी। याद रखिएगा, रियासतों का कोई मजहब नहीं होता है। ये बात जितनी जल्दी आप समझ लें उतनी ही जल्दी अच्छी होगी। ईरान इसलिए चाहता था शियाइज्म को प्रमोट करना, ताकि ईरान का खत्ते के अंदर जो है वो एक असर ज्यादा बढ़ सके। देखिए, अभी ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया, बहुत से लोगों ने ट्विटर पे पोस्ट किया, ट्वीट किया कि पाकिस्तान के ऊपर होने वाला ये हमला बिल्कुल जायज है, जिसपे ठीक ठाक उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा कि आप अपने फिक्के को बचाते बचाते अपने मुल्क को ना छोड़िए। और जब पाकिस्तान ने अटैक किया, तो बहुत से सुन्नी लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर हमला बहुत जस्टिफाइड है। लेकिन आप लोग जो कंपटीशन के एग्जाम्स में बैठते हो और जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि जंगों का कोई इख्तिताम नहीं होता। कोई भी जंग शुरू करना तो आपके लिए मुमकिन है, शुरू करने की डेट हो सकती है, उस जंग को खत्म करना आपके लिए नामुमकिन है। अब की दफा आप फलस्तीन में देख लीजिए कि फलस्तीन को नेतन्याहू अब खत्म करने के चक्रों में है, लेकिन कोई भी मजहब के नाम पे नहीं बोलता। और तो और तालिबान, जिन्होंने 17 अगस्त 21 अगस्त 2021 में जो है वो वजूद में आ जाते हैं दोबारा से, जो इस्लाम के इतने बड़े मुबल्लिग हैं कि उन्होंने अपनी खवातीन पे पाबंदियां लगाई इस्लाम के नाम पे, और उनका स्कूलिंग भी बंद कर दी, जबकि इस्लाम कभी स्कूलिंग खवातीन की बंद नहीं करता है। न जाने
वो इस्लाम के कौन से वर्जन को फॉलो करते हैं। फलस्तीन के साथ किसी की सपोर्ट नहीं। एक ही कंट्री सपोर्ट कर रही है, और वो है ईरान। क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि ईरान खित्ते में बताना चाहता है कि मैं भी पावरफुल हूँ, और ईरान ने इस चीज का सबूत 3 ममालिक पर बैक वक्त हमला करके दे दिया, पाकिस्तान, इराक और सीरिया पे, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ने जवाब दिया क्योंकि ये बहुत जरूरी था। ईरान अपने आप को मजबूत करने के लिए अपना शियाइज्म फैलाना चाहता था, और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को डॉलर्स या रियाल भिजवा भिजवा के चाहता था कि यहाँ पे एक ही इस्लाम का सेक्ट फैले, और वो है सुन्नीइज्म। और अगर वो नहीं फैल सकेगा तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया को मजहबी यानी रिलीजियस टेररिज्म और दूसरी तमाम चीजों में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी इनकम कमाता है अपनी मजहबी रसूमात से। सऊदीया के अपने मकासद हैं। जिन लोगों को अभी भी सऊदीया के बारे में मजीद जानना है तो आप सऊदीया की हिस्ट्री देखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पे क्या क्या कर रहा है, ये आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि अब का सऊदीया कितना बदल रहा है वो। और उसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है जो लग रहा है, जो उसके इक़दामात हैं, सिनेमाज और बाकी तमाम की तमाम चीजें। खैर, पाकिस्तान में उन दिनों एक काम चला करता था, और पाकिस्तान में शियाइज्म और सुन्नीइज्म की तहरीकें मजबूत हुई, और तभी जो है वो वजूद में आती है जमात, हमारे पास तहरीक निफाज फिक्का जाफरिया। फिक्का जाफरिया एक अच्छी तहरीक है, सारी तहरीकें ही अच्छी हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे की गर्दन ना काटोगे तो आप अच्छे रहोगे। फिक्का जाफरिया ने भी सपोर्ट किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और अब की दफा इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन होने के साथ साथ इलेक्शन के बाकी बातें भी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ, लेकिन इस इलेक्शन में जो हमारे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस इलेक्शन में 2 साल पहले ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी सिर्फ 46 सीटें जीत पाती है। बुरी तरह से शिकस्त होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और तो और पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन इतनी शर्मनाक हद तक खराब थी कि 13 सीटें ही जीत सकी पंजाब असेंबली में। अभी 1 डेढ़ साल पहले एक पार्टी बड़ी इन थी, और अभी किस तरह से उसने सारे के सारे वोट खो दिए, शायद ये हमारे पास जो है वो एक लम्हा फिक्रिया था। दूसरी तरफ आते हैं पंजाब असेंबली में, नेशनल असेंबली में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। नेशनल असेंबली में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जीतते हैं 105 सीट्स, 105 सीट्स, जो बड़ी सीटें थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। और तो और पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो मियां साहब और बाकी सारी की सारी पार्टी मिलकर जीतते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 208 सीटें, 208 सीट्स जीत जाते हैं पंजाब में। कुछ कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जब ये देखिए कि यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी तमाम की तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने हुकूमत में ले लिया। और यहाँ तक कि MQM और सारे के सारे उलमा कराम जो हैं वो भी हुकूमत में चले जाते हैं, जिसमें जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी शामिल हैं। अब की दफा हुकूमत जो है वो उसमें चलते हैं। 13 जो है वो पंजाब असेंबली में जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और नेशनल असेंबली में 105 सीटें जीतती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की जो है वो। ठीक है। एक पार्टी जिसने ये समझा कि मुझे हुकूमत को ज्वाइन नहीं करना है, वो हमारे पास IJI थी। IJI ने ये कहा कि देखें जी, हमारे पास IJI जो है वो बेसिकली तमाम की तमाम मुल्क की मजहबी जमातों का एक मिक्सचर था, लेकिन इसी में से एक जमात थी जमायत इस्लामी, जिसके आजकल मौलाना सिराजुल हक साहब जो हैं वो मौजूद हैं अमीर के तौर पर। उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा जो कुछ हो रहा है ये गलत है, हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। उनके ज्वाइन करने या ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क के वजीर आजम बन गए। और मियां साहब जो हैं वो 6 नवंबर 1990 को अपना करप्शन करने का, आई मीन ना करने का हल्फ उठाते हैं कि मैं करप्शन नहीं करूंगा,
और मैं मुल्क की करूंगा खिदमत भी करूंगा। बहरे खैर, मियाँ साहब जो हैं, इन्होंने अपने राइवल्स जो हैं, मियाँ साहब ने जब इलेक्शन होते हैं, मियाँ साहब 153 वोट्स जो उस वक्त रिक्वायर्ड थे वो जीतते हैं, जबकि इनके मुकाबले में वोट्स 39 ही होते हैं जो इनकी ऑपोजिशन में लोग विन कर पाते हैं। चूंकि हमारे पास वो डाटा पूछा नहीं गया तो अननेसेसरली उसको इंक्लूड करने की भी जरूरत नहीं है। जो जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं और जो आने के चांसेस हैं हम उन्हीं को रिपीट करेंगे। नवाज शरीफ जो हैं वो अब की दफा एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन। नवाज शरीफ जो हैं वो क्वाइट लिबरल थे अब की दफा। और शायद ये बात आप लोगों को जान के हैरत हो कि आईजीआई तमाम की तमाम इस्लामी जमातों के मजमूए से जो वजूद में आने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी वो लिबरलाइजेशन थी, लिबरलिज्म को प्रमोट करती थी। और इन्होंने, नवाज शरीफ अपनी पूरी की पूरी तवज्जो देते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। नवाज शरीफ का एजेंडा बड़ा वाजिया था। नवाज शरीफ एक सरमायादार था और यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो ने आने के बाद काफी ज्यादा चीजों को कौमी तहवील में ले रखा था। प्राइवेटाइजेशन के मंसूबे को लॉन्च कर दिया जाता है। अब की दफा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ तमाम के तमाम वो इदारे जिन्हें नेशनलाइज किया गया था उन्हें वापस प्राइवेटाइजेशन की तरफ भेज देते हैं। 115 के करीब, पहले नंबर पे 115 के करीब मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिन्हें जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत में आते ही उन्हें नेशनलाइजेशन की तरफ लेके गया था। नवाज शरीफ ने आते ही सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उनको उनकी ओनरशिप दोबारा से बहाल कर दी। इससे अंदाजा लगाइए कि 1991 से 1992 तक ये 115 के करीब करीब जो है वो सारे के सारे इदारे जो हैं इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। इनको ये वो सारे के सारे वो लोग थे जिन्हें गवर्नमेंट ने कौमी तहवील में लिया था। और तो और 1991 और 92 का साल प्राइवेटाइजेशन ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इसी साल जो है एमसीबी और अलाइड बैंक, दो बड़े बैंक जो हैं, इनको भी प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, गवर्नमेंट से निजात दे दी जाती है। 1992, 1993, कोई एक डेट एक ईयर पूछेगा, जो भी पूछे तो वो आप दोनों में से टिक कर दीजिएगा। हमारे पास जो है, अच्छा अहमद, अगर आप इसको होल्ड कर लेना क्वेश्चंस को तो बड़ा अच्छा हो जाए। आप पॉइंट बताइए, 208 153, व्हाट डू यू वांट टू से? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जो है वो पंजाब असेंबली में जो सीटें जीती थी वो 208 थी। और इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर बनते हुए 153 वोट्स इन्हें चाहिए थे वो इन्होंने विन किया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब ने। आप पॉइंट लिख दिया करें प्लीज। अब की दफा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अनाउंस करते हैं कि मैं मोटरवेज की कंस्ट्रक्शन करूंगा। और पहली मोटरवे जो कंस्ट्रक्शन के लिए चुनी जाती है वो आती है इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ। ये नवाज शरीफ का विजन था कि वो मुल्क के अंदर मोटरवेज को लाना चाहता था। और उन्होंने पहली दफा मोटरवे इस्लामाबाद से जो लाहौर थी, ये 6 लेन मोटरवे थी, यानी कि बैक वक्त 6 लेन्स इस पे कितारें मौजूद थी। और 339 किलोमीटर जो हैं वो इसकी लेंथ थी, जो कि नवाज शरीफ ने इसको बनाया। नवाज शरीफ जो है अब अपनी हुकूमत में बड़े मजे से अपना काम कर रहे हैं कि अचानक कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब वही प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान एक दिन नवाज शरीफ साहब को बुलाते हैं। नवाज शरीफ साहब को गुलाम इसहाक खान कहते हैं कि भाई मियां नवाज शरीफ साहब, आप तो हमें भूल ही बैठे हैं, गोया आप अपने कामों में ही काफी मसरूफ हैं। तो नवाज शरीफ साहब को आने वाला ये फोन बहुत भारी फोन साबित होता है गुलाम इसहाक खान का। और आपके ख्याल में क्या हुआ होगा? गुलाम इसहाक खान ने फोन करके क्या कहा होगा नवाज शरीफ साहब को? व्हाट डू यू थिंक? क्या कहा होगा गुलाम इसहाक खान ने? आपको क्या लगता है? हाँ, वही बात जो बेनजीर भुट्टो को कही।
दरअसल इनका मसला ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेके आना चाहते थे, और आर्मी चीफ के ही वजह से सारी की सारी टसल होती है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लगाना था, और गुलाम इसहाक साहब ये कहते थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अब मेरी मर्जी से होंगे। नवाज शरीफ ने कहा लेकिन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ, इसकी तो अपॉइंटमेंट मैं कर सकता हूँ। गुलाम इसहाक खान ने कहा क्या आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कर सकते हैं, चलिए आज से आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, अब आप घर तशरीफ ले जाएं। सो ये टसल जो है वो होना शुरू हो जाती है, और ये सारी की सारी जो टसल है ये काफी आगे तक चलती है। अह, जो बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मियां नवाज शरीफ के दौर में थे, वो उस जमाने में हुआ करते थे जनरल आसिफ नवाज। जनरल आसिफ नवाज साहब जो हैं वो मौजूद थे। जनरल आसिफ नवाज साहब जो हैं वो, उनकी डेथ हो जाती है 8 जनवरी 1993। हाँ, ये जनरल आसिफ नवाज की क्या डेथ हुई, ये तो मियां साहब की डेथ हो गई। मैंने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा कि मियां साहब देखिए ऐसी बातें नहीं करें, आप हमारे प्यारे से प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मजे करें, घूमें फिरें, खाएं पिएं, लेकिन ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला मजाक मेरे साथ मत कीजिए। आर्मी स्टाफ तो एक ही बंदा लगा सकता है, और जी नेचुरल डेथ हुई थी, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे भाई, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे अहमद, उनकी तो नेचुरली बनती है बेटा। ठीक है, ये बेनजीर भुट्टो थोड़ी थी। तो इवन जियाउल हक साहब की भी नेचुरली हुई थी। ठीक है, उनकी भी नेचुरली थी, क्योंकि वो भी कुदरती तौर पर अल्लाह मियां के बाद चले गए। अच्छा जी, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि देखें मियां साहब ऐसी बातें नहीं करें, अब अगर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मैं लगाऊंगा, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मैं लगाऊंगा वो है जनरल अब्दुल वहीद ताकर। जनरल अब्दुल वहीद ताकर साहब जो हैं वो तो ख्वाबों में बड़े खुश हो गए कि ये प्रेसिडेंट साहब ने किस कदर खूबसूरत बात की है। जनरल अब्दुल वहीद ताकर जो हैं ये गुलाम इसहाक खान जो हैं, इन्होंने ये नाम तजवीज किया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि देखिए बात यह है कि मुझे इस चीज पे एतराज है, मैं नहीं चाहता कि आप इसको अपॉइंट करें, ये मैं अपॉइंट कर सकता हूँ, ये मेरा जो है वो हक है कि मैं इसके ऊपर लेके चलूं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपकी सारी की सारी हरकत कौम को बता दूंगा, नेशन को बताऊंगा कि गुलाम इसहाक खान जो है ये किसी और के इशारों पे नाच रहा है। और उन्होंने कर भी दिया। 7 अप्रैल 1993 को टेलीविजन पे खूबसूरत सा चेहरा आता है, और वो मियां नवाज शरीफ साहब का था। मियां साहब ने खुल के बताया कि गुलाम इसहाक खान साहब क्या करते हैं, और क्या वजह है, ये मुझसे क्यों नाराज हैं। मियां साहब ये तकरीर करके घर पहुंचे ही थे कि 18 अप्रैल को सदर का खिताब आ गया। 18 अप्रैल 1993 में सदर का वही खिताब आ गया जो उन्होंने बेनजीर भुट्टो की दफा किया था, और वो डिसमिस हो चुके थे, यानी वजीर आजम साहब घर जा चुके थे। और तो और गुलाम इसहाक खान की अच्छी बात ये थी कि ये साथ ही नए इलेक्शंस की डेट भी दे देते थे। अब की दफा जो डेट इन्होंने दी वो 4 जुलाई 1993 थी। मुल्क में बेनजीर भुट्टो और उसके बाद नवाज शरीफ, यके बाद दीगरे दीगर दो बंदे गुलाम इसहाक खान साहब ने जो है वो डिसमिस कर दी, और पैसा आवाम का लग रहा है इलेक्शंस के ऊपर। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब की दफा जो है नवाज शरीफ साहब को रिमूव करने के बाद उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो अपनी मर्जी का लेके आए ही आए, लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी अपनी मर्जी का लेके आए। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो उन्हीं की मर्जी मानेगा, और उनका नाम था बल्ख शेर मजारी। बल्ख शेर मजारी साहब जो हैं वो आते हैं, और जैसे जैसे ये बताते चले जाते हैं वैसे वैसे करते चले जाते हैं। नवाज शरीफ ने गुलाम इसहाक खान को कहा कि तुमने मुझे काफी हल्के में ले लिया है, कि तुमने बेनजीर भुट्टो समझ रखा है कि जो घर में हम बैठ जाएंगे और सारी की सारी चीजें जो हैं वो कर देंगे। अब की दफा कुछ यही सिचुएशन हमारे पास चलती है, और नवाज शरीफ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके इस केस को चैलेंज कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं कि भाई देखो, ये गलत है, बहुत गलत है कि इन्होंने मेरी हुकूमत को हटा दिया। और अब की दफा सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के हक में फैसला दे देती है। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, और ये गवर्नमेंट जो है वो रिस्टोर कर देती है। यानी गुलाम इसहाक खान साहब के साथ इस दफा मोए मोए वाली कंडीशन हो गई। और गुलाम इसहाक खान साहब जो हैं वो सोच में बढ़ गए कि ये सुप्रीम कोर्ट तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट करती है। मुकाबला बड़ा जोरों से जारी था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल को एक बड़ी बुरी बात लगती है। और वो बात ये लगती है कि किसी नाहिंजार ने मियां साहब पे करप्शन का इल्जाम लगा दिया कि मियां साहब करप्ट हैं। अब खुदा की पनाह, मियां साहब ठहरे शरीफ जादे। मियां साहब ने ये देखा तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को खुद ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा भाई बस, अब की दफा मैं करप्शन के चार्जेस जो हैं मैं बियर नहीं कर सकता और मैं जा रहा हूँ। और ये हकीकत है, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 18 अप्रैल 1993 को गुलाम इसहाक खान ने करप्शन के चार्जेस लगाए। मियां साहब ने अपनी गवर्नमेंट को रिस्टोर किया और उसके बाद मियां साहब घर को चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते केयर टेकर अपनी मर्जी का लगा के जाते हैं। और इस दफा जो केयर टेकर होते हैं वो हैं मोइन कुरैशी। केयर टेकर्स भी सोच रहे हैं कि यार हमारे साथ अच्छा ड्रामा चल रहा है कि मैं पहले आया, पहले बल्क शेर मजारी आते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मोइन कुरैशी आ जाते हैं कि मियां साहब जो हैं इन्होंने, पहले मियां साहब जाते हैं फिर आते हैं। अब की दफा जो केयर टेकर प्रेसिडेंट हैं हम ये होते हैं जी। अब हमारे पास जो है इसी इस्लाम में गुलाम इसहाक खान साहब का टेन्योर पूरा हो जाता है और गुलाम इसहाक खान साहब अपने घर तशरीफ ले जाते हैं। और अगली दफा गुलाम इसहाक साहब को कोई भी प्रेसिडेंट चूज करने की गलती नहीं करता। गुलाम इसहाक खान के बाद जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्रेसिडेंट जो है वो आते हैं, वो हमारे पास आते हैं वसीम सज्जाद। वसीम सज्जाद जो है वो केयर टेकर प्रेसिडेंट आते हैं। और इस तरह से मियां साहब की हुकूमत का दूसरा टेन्योर भी, मियां साहब की जो हुकूमत है उसका पहला टेन्योर हमारे पास खत्म होता है। और वो है 1990 से 1993 तक का। ये कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चीजें याद हो चुकी हैं? हाउ मेनी आर देयर, ताकि फिर हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकें। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो है वो कितनी उसकी लंबाई थी? लंबाई कितनी है जी लाहौर सियालकोट, जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे? ये 399 किलोमीटर थी। ग्रेट। मुझे बताइएगा कि कौन से दो बैंक से जिन्हें सबसे पहले प्राइवेटाइज किया गया? अलाइड और एमसीबी। मुझे बताइएगा कि 8 जनवरी 1993 को किसकी डेथ हुई थी? कौन थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनकी डेथ हुई थी? जनरल आसिफ। उनकी, जनरल आसिफ नवाज की डेथ होती है। मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आवाम को कब बताते हैं कि प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान जो है वो ये खतरनाक बंदा है? उनका खिताब कब होता है? डेट क्या थी? 7 अप्रैल 1993। ऑलराइट, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पर्दा उठता है और हम आगे चलते हैं। ओके जी। पाकिस्तान की स्टोरी कोई गेम ऑफ थ्रोन से कम इंटरेस्टिंग नहीं है। पाकिस्तान की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब की दफा किस्मत की सितमदरीकी देखिए, वही बेनजीर जिनको पहली दफा वोट नहीं मिल दूसरी दफा वोट नहीं मिलते, मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं, अब की दफा दोबारा हुकूमत में आती हैं। 1993 नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद जो पार्टी दोबारा से हुकूमत जीतती है वो वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि
पहले इसको हार चुकी थी। जनरल इलेक्शंस होते हैं नेशनल असेंबली के, और इस दफा जो जनरल इलेक्शंस थे उनकी डेट 6 अक्टूबर साल 1993 था। अब यहाँ पे जो है ये होते हैं जी नेशनल असेंबली के इलेक्शंस। इस दफा प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस जो हैं वो इसके कुछ दिन बाद होते हैं। प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए जो इलेक्शंस हैं वो 9 अक्टूबर 1993 के लिए होते हैं। ये हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली ये वाले इलेक्शन। अब की दफा द नंबर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जो जीतती है वो बहुत कम होते हैं। नेशनल असेंबली की जो सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी वो कम थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निस्बत। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक साल तो अच्छी सीटें जीतती है, अगले साल वही कम। एक साल जो है वो पीपीपी अच्छी सीटें जीतती है, अगले साल वही कम। लेकिन बहरकैफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत जीत जीत जाती है। हाँ, पहले यार ये अलग अलग हुआ करते थे 1993, ये ना इलेक्शन दोनों को अलग अलग कंडक्ट किया करते थे ताकि शफाफ इलेक्शन हो। फिर इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि नहीं एक ही साथ कंडक्ट करना था। 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर जो है वो 1993 को बेनजीर भुट्टो जो है वो हल्फ उठाते हैं। बेनजीर भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ओथ लेते हैं, हल्फ उठाते हैं, और ये अब की दफा सेकंड टाइम उन्होंने हल्फ लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब की दफा मुख्तलिफ एलीज को साथ में लाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भी कुछ सीटें उन्होंने भी जीत रखी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो सूबों के अंदर जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है 1993 में। एक बलूचिस्तान और दूसरा उस जमाने का NWFP। NWFP के अंदर हुकूमत बनाती है। जैसे ही फॉर्मेशन होती है इस गवर्नमेंट की सेंटर में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो होते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो उसके इलेक्शन में इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुलाम इसहाक खान वाली गलती नहीं करना चाहते, इसलिए वो एक बंदा लेके आते हैं, वो है फारूक अहमद खान लेगारी। वो कहते हैं कि फारूक अहमद खान एक अच्छा इंसान मालूम होता है, हम इसको लेके आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नून लीग ने कहा दो सूबों में तो हमारी भी हुकूमत है, तो क्यों ना हम भी अपना कोई बंदा खड़ा करते हैं। तो नून लीग ने वही बंदा जो पहले केयर टेकर प्रेसिडेंट था वसीम सज्जाद, उसे कहते हैं कि भाई तुम जो है वो हमारी तरफ से ये इलेक्शन लड़ोगे, यानी कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दोनों पार्टी जो हैं अब की दफा अपने अपने प्रेसिडेंट को, अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वसीम सज्जाद बुरी तरह से हार जाता है। फारूक अहमद लगारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था उसने 274 वोट जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वसीम सज्जाद जो है उसके वोट भी कोई कम थे। वसीम सज्जाद ने ठीक ठाक टफ टाइम दिया था फारूक अहमद लगारी को, और 168 वोट थे। नॉट बैड, इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं थे जितने शायद पीपल्स पार्टी सोचती है। बेनजीर भुट्टो अब की दफा जब हुकूमत में आती है तो खुले में खाने की इजाजत देती है अपने हस्बैंड आसिफ अली जरदारी को। नेपोटिज्म का ये आलम था कि आप जो चाहो कर सकते हो, करप्शन खुले में चलती थी। जरदारी साहब को मिस्टर 10% का नाम दिया जाता है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कहीं पे भी मिनिस्टर हो, सब की सब चीजें आपकी हैं। मुल्क के अंदर दिन ब दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बदलती गई, गिरती चली गई। सबसे बुरे हालात हुए दो शहरों के। नंबर वन, कराची, जो हमारे पास रोशनियों का शहर था और उसकी रोशनियां भी खत्म होती गई। और दूसरे नंबर पे मालाकंड डिवीजन का बुरा हाल हुआ। अब की दफा हालात वाकई इतने खराब हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना लाया हुआ फारूक अहमद लगारी भी परेशान हो गया। उसने कहा कि बीबी अब की दफा ये काफी ज्यादा हो चुका है, मुझे अपना वतन अजीज है और मैं असेंबली को
रिजॉल्व करने जा रहा हूँ। बेनजीर भुट्टो ने कहा कि खुदा का खौफ करो, तुम्हें लाने वाले हम, तुम्हें सदर बनाने वाले हम, ये क्या काम कर रहे हो। लेकिन अब की दफा उसने कहा कि जनाब, हम जो है वो इसको खत्म करेंगे। यहाँ पे एक पार्टी उठती है जमाते इस्लामी, और जमाते इस्लामी जो है वो पहली दफा धरना देती है अपना। और ये धरना कहाँ पे देती है? ये देती है नेशनल असेंबली के सामने। नेशनल असेंबली के सामने धरना देने वाली जमाते इस्लामी का मौकफ ये था कि ये करप्शन ज़्यादा पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं किया जाए। दरअसल वो जमातें भी पीटीआई के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक अलायंस करके आई हुई थी, और वो ये चाहती थी कि हुकूमत चले। फरूक अहमद लगारी अपनी स्पेशल सुपर पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, जो 58 टू बी था, इसको इस्तेमाल करते हैं। और 5 नवंबर 1996 को बेनजीर भुट्टो का दुनिया के तमाम मर्दों से एतमाद खत्म हो गया, जब फारूक अहमद लगारी ने बेनजीर भुट्टो को चलता किया और इनकी हुकूमत खत्म की। सोचिए कितना दिल दुखा होगा बेनजीर भुट्टो का कि इसको मैं प्रेसिडेंट ना ही लगाती तो अच्छा था। बट फिर भी फारूक अहमद लगारी का ये डिसीजन मुल्क के लिए एक अच्छा डिसीजन था या बुरा डिसीजन था, आगे चल के देखते हैं। फारूक अहमद लगारी इलेक्शन के लिए नई डेट दे देते हैं। और अब की दफा फारूक अहमद लगारी, जिसको मैं FAL लिखूंगा, जो इलेक्शन की डेट देते हैं वो है 2 फरवरी 1997। यानी मुल्क में अगले इलेक्शन 1997 को होंगे। अब की दफा बेनजीर भुट्टो घट जाती है, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे ईमानदार आदमी आता है वजीर आजम के तौर पर, और इनका नाम मलिक मिराज खालिद था। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद जो है ये प्राइम मिनिस्टर था जो लाहौर की गलियों में बगैर प्रोटोकॉल के घूमा करता था। मान लो इस बंदे ने एक सादगी में अपनी ही मिसाइल कायम कर दी थी। मलिक महराज खालिद ने उतना ही प्रोटोकॉल लेता था जितनी जरूरत थी, उसके बाद कोशिश करता था कि लाहौर में घूमता था, इस्लामाबाद में घुमा फिरा करता था। इस बंदे ने बिल्कुल चीजों को तब्दील करना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर ये था तो एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ही। बेनजीर भुट्टो का ड्यूरेशन 1993 से 1996 तक रहा। इसके बाद हमारे पास कहानी फिर बदलती है, और अब की दफा दोबारा इलेक्शन होते हैं, और आप सबके दिलों की धड़कन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन में दोबारा से वापस आ जाते हैं। 1997 में होने वाले ये इलेक्शन मियां साहब की पार्टी जीत लेती है। मान लो जैसे कुछ सर्कस है, बेनजीर नवाज शरीफ, बेनजीर नवाज शरीफ, इस तरह से चल रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोबारा से वापस आ जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस दफा मैदान छोड़ के नहीं भागती है, बल्कि सिंध के अंदर जो हुकूमत बनती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती है। यानी 1997 से सिंध के अंदर जो शख्सियत जिंदा हो चुकी है वो भुट्टो है। और उसके बाद भुट्टो ने कभी कोई इलेक्शन हारने नहीं दिया, तब से सिंध में वो जिंदा है। और इसके साथ साथ सिंध में एक पार्टी जीती है, MQM। ये सारी की सारी पार्टी जो हैं ये वहां पे हुकूमत बनाती हैं। लेकिन पंजाब जो है वो हिस्से में आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपनी पहली दफा इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाती है पंजाब के अंदर। पंजाब इनके कंट्रोल में आता है। और नवाज शरीफ जो है 13 फरवरी 1997 को वजीर आजम का हल्फ उठाते हैं। हल्फ उठाने वाले बनाने वाले सभी परेशान हैं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। आपके ख्याल में इस सब की वजह क्या है? इस सब के सब मसले की रीजन क्या हो सकती है? जो नवाज शरीफ ने ओथ उठाया था वो हमारे पास था 13 फरवरी 1997, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले। ये सब एक दिन लेट कर लेते तो अच्छा हो जाता उनके लिए। बैठे क्या, इसकी वजह है 58(2)B, सबसे बड़ी वजह। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है 1997 में आते हैं, तो मियां साहब ने इस दफा कुछ सोच समझ के जो है वो
सोचा कि मैं कुछ सोच के आया हूँ। अपने सारे के सारे साथियों को बताते हैं कि मैंने एक बहुत जबरदस्त प्लान सोचा है जिससे किसी की हुकूमत नहीं जाएगी। और वो प्लान क्या था? उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है वो 8वीं अमेंडमेंट को ही खत्म कर दूंगा, 8th अमेंडमेंट में रिमूव कर दूंगा। मतलब ये जो सदर के पास पावर है कि जिसकी वजह से वो बाहर बाहर हुकूमत को घर भेज देता है, मैं इसको ही खत्म कर दूंगा और इससे ही हम वापस लेने की कोशिश करते हैं। मियाँ साहब का ये आइडिया बड़ा जबरदस्त है। मियाँ साहब जो हैं चुपके से इस पे भी काम करना शुरू हो गए हैं, और साथ ही मियाँ साहब ने देखा कि कुछ नया काम भी करना है तो एक नई मूवमेंट शुरू करते हैं। और वो मूवमेंट थी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। ये मूवमेंट भी वजूद में आती है 1997 में। लेकिन मियाँ साहब के जहन में वही चल रहा है कि हमने किस तरह से 8वीं अमेंडमेंट को खत्म करते हैं। 1997 में मियाँ साहब एक और चीज भी अनाउंस करते हैं जिससे पाकिस्तान को, डूबते पाकिस्तान को सहारा मिलता है। मियाँ साहब कहते हैं कि इकॉनमी जो है वो हमने अपनी बचानी है। मुझे अपने मुल्क की इकॉनमी जो है उसको रिवाइवल, जिंदा दोबारा से करना है। और एक चीज जो मियाँ साहब 1997 के अंदर करते हैं, मियाँ साहब आप सभी जानते हैं कि एक चीज के इंतहाई सख्त खिलाफ हैं, और वो है करप्शन। तो मियाँ साहब ने करप्शन के खिलाफ भी मूवमेंट शुरू कर दी। उन्होंने कहा खबरदार अगर किसी ने मेरे अलावा करप्शन की, मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होगी। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फिर करके दिखाया। जितने करप्ट लीडर थे उनके अलावा उन्होंने उन सब की अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी। और मियाँ साहब जो हैं वो उनकी अकाउंटेबिलिटी किया करते थे। आपने शायद एक मशहूर मारूफ जोक सुना हो। किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। एक दफा शेर ने ऐलान किया कि ये बड़ा फेमस है, सबने सुना होगा, मैं फिर भी सुना देता हूँ। शेर ने ऐलान किया कि भाई आज से हर जानवर जो है वो दूसरे को चेक कर सकता है या नहीं। अगर किसी ने चेक करना है तो दूसरे को वो चेक कर ले। अब की दफा जो बंदर है उसने देखा कि एक रैबिट, एक खरगोश जो है वो घूम रहा है, लेकिन उसने सर पे कैप नहीं पहनी, मौसम बहुत ठंडा है। उसने रैबिट को पास बुलाया, उससे कहा तुमने अपने सर पे टोपी क्यों नहीं पहनी? रैबिट ने कहा कि जनाब मोंकी साहब, अगर मैं जान की अमान पाऊं तो बात यह है कि मेरे कान बहुत लंबे हैं जो किसी भी कैप के अंदर आते नहीं है। बंदर ने कहा ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई, और उसके जो है वो कानों के गिर्द 2 थप्पड़ रसीद किए। रैबिट रोता रोता शेर के पास गया, उसने जाके कहा कि देखिए मेरे तो कान कान किसी कैप में आते नहीं, तो बंदर जो है उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, आप जंगल के बादशाह हैं, आप कुछ करें। तो शेर ने कहा हाँ यार बात तो गलत है। बंदर को बुलाया और बंदर से कहा कि देखो भाई अगर किसी को सजा देनी हो तो ऐसे नहीं देते, तुम सिंपल सा जो है वो उससे कुछ और कह देते। मान लो तुम उसे कोई काम कह देते, उसे कहते कि तुम वो सामने पड़ी हुई लकड़ी को उठा के लाओ, या उसे कह देते कि ये वहां दूर किसी दरख्त के ऊपर देख के आओ कि कोई फल लगा है या नहीं लगा। ये बातें वो बता रहा था कि रैबिट ने भी सुन लिया कि हाँ यार बंदर तो, ये शेर इसको ये बता रहा है। अगले दिन फिर बंदर से रैबिट को देखता है और वो कहता है कि अच्छा ये बताओ कि जो है तुम वो सामने पड़ी हुई लकड़ी को उठा के ले आओगे। वो ले आया। उसने कहा उस दरख्त के ऊपर जाओ और देख के आओ फल कितने हैं। उसने वो भी गिनाया। तो उसके बाद उसने फिर जो है वो उससे कहा कि तुम ये सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी। और उसके जो है वो गिर 2-4 और थप्पड़ रसीद किए। 1997 में ये जो हमारे पास शेर और बंदर की मिसाल है पाकिस्तान पे बड़ी फिट बैठती थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन में यहाँ पे हमारे पास अगर हम इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज को देखते हैं तो सबसे ज्यादा करप्ट इसी एज में 1997 में ही मुल्क जो है वो करप्शन की दलदल में गुजरता है। इतनी बुरी कंडीशन में हम चले जाते हैं कि 1998 में हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच जाता है, और हम तकरीबन डिफॉल्ट कर चुके होते हैं। और फॉरेन जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जिनके पैसा पड़ा हुआ है हम उनको भी निकालना शुरू कर देते हैं। जितने फॉरेनर्स थे उनका पैसा डॉलर्स में था, हमने उसको उठाया और उसको कोशिश की कि हम लोकल करेंसी में कन्वर्ट करें। अब की दफा
मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जहन में जो प्लान था वो ये था कि मैंने ईच अमेंडमेंट को खत्म करना है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी इस गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट जो है उसको खत्म करना है। वो खत्म करते हैं March 31, 1997 में। 31 मार्च जो है 1997 में हम ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो 8वीं अमेंडमेंट थी, 8th अमेंडमेंट थी, जो जिया ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो खत्म कर दी जाती है। सदर के पास ये सारी की सारी जो है वो पावर्स, 31 मार्च को जो है ये बिल पेश किया जाता है, और उसके बाद जो है वो दोनों के दोनों हाउसेज जो हैं वो इसको मंजूर कर लेते हैं। 31 मार्च को बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया था, और 1 अप्रैल को ये मंजूर हो जाता है। और वहां से हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट से ये पावर छीन ली जाती है कि वो किसी भी हुकूमत को निकाल सकें। ये आइन के अंदर ये जो अमेंडमेंट जिससे की गई थी, इसे हम आइन में 13th अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है। अ, इस 13th अमेंडमेंट ने जो है आइन में कुछ चीजें तब्दील कर दी थी। 13th अमेंडमेंट कौन सी थी? ये वो वाली अमेंडमेंट थी कि जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये ताकत दे दी कि वजीर आजम जो है वो अब से सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। 13th अमेंडमेंट वो थी कि जिसने आयन के अंदर से ये सारी की सारी चीजें खत्म की, और अब की दफा जो है मुल्क से आप ये जो प्रेसिडेंट है इसका रोल खत्म हो जाता है कि वजीर आजम को ये निकाल सकता है। ये दोबारा बाद में मुशर्रफ आके फिर बहाल करता है, लेकिन ये देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है, मियाँ साहब की अपनी कश्ती कब जो है वो उलटती है, और कैसे मुशर्रफ जो है वो वापस आता है। हम अपनी कहानी में आज यहीं पे स्टॉप लेंगे। स्क्रीन शॉट्स लेना चाहें तो पहली स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन है, इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। ये हमारे पास जो है सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, ये हमारे पास फोर्थ है, ये हमारे पास फिफ्थ है, ये हमारे पास फिफ्थ है। पाकिस्तान के अंदर जो है मल्टीपल अमेंडमेंट्स जो हैं वो 25-26 के करीब अमेंडमेंट्स होती है, लेकिन हमारी ये जो 13th अमेंडमेंट थी इंतहाई इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट रही। और जानते हैं क्यों? क्योंकि पहली दफा पहली दफा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें जो है वो पावर वापस ली जाती हैं। और ये पावर इतनी खतरनाक पावर थी प्रेसिडेंट के पास कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। अजीबो गरीब तरह से उन्होंने ड्रामा बना रखा हुआ था। मुल्क को जब जी चाहा तब जो है इसके अंदर तब्दीलियां ले आए, जब जी चाहा इसको मुल्क को जो है वो उड़ा दिया। ये सब का सब क्या है? मैंने बताया फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल है ना, 1 अप्रैल उस माह, 1 अप्रैल को ये मंजूर हुई है। ठीक है, 1 अप्रैल। ये जी फोर्थ स्क्रीन है। 8th अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट थी जिससे पावर बहाल हुई थी, जिससे जो है वो पावर दी गई थी मैडम इंसरा। जो 8वीं अमेंडमेंट थी ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यही तो वो पावर थी जिसे जिया साहब लेके आए थे। जिया ने यही तो 58(2)(b तो ऐड हुई थी। ठीक है, ये खत्म नहीं की थी पावर, 8th अमेंडमेंट ने तो पावर दी थी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो ये वाली है, इसके अंदर जो है वो पावर वापस जो है वो उसकी खत्म कर दी जाती है। ठीक है, लीजिए ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।